हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जी पिछले क्लास वगैरह में हम लोग सीएफटी को पढ़े थे। इस हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लगभग समाप्त हो गया और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। नोमेनक्लेचर दो ही जगह से मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं, नोमेनक्लेचर वाले से और हाइब्रिडाइजेशन वाले से, और हम नहीं समझते हैं कि इस दोनों पोर्शन में कहीं भी किन्हीं को दिक्कत हो रही है। इस दोनों पोर्शन में कहीं किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसमें एक पोर्शन और भी था, आइसोमेरिज्म, लेकिन आइसोमेरिज्म को हटा दिया गया है, तो आइसोमेरिज्म है अब नहीं। तो अब जो हमारा एक पोर्शन, एक दो छोटा छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, वह है कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक, इसके बाद हमें बात करनी है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फिर मेटल कार्बोनिल्स के संबंध में हमें कुछ बातों को जानना है। तो दो चार पांच छोटी छोटी सी बातें अब इसमें सिर्फ बची हुई है जिसे हम बताएं और आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जैसे ही चैप्टर समाप्त होता है हम लोग कल से नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और इसके बाद नया चैप्टर अभी हम लोग शुरू करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक, क्योंकि आप देखेंगे इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी। इसमें आप देख रहे थे सेंट्रल एटम मैक्सिमम में क्या मिल रहा था, डी ब्लॉक का ही एलिमेंट मिल रहा था। तो इसके कलर की बात करेंगे तो यहाँ हम आपको समझा तो जरूर देंगे, लेकिन यहाँ ना लिख के हम लोग डी एंड एफ में लिखेंगे, या फिर यहाँ कहेंगे तो यहाँ भी लिखा सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इससे अच्छा है कि वहां हम लोग लिखें, सारी बातों को यहाँ जाने। जरा एक मिनट ध्यान दें। तो अब हम बात करते हैं कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो जरा ध्यान दें, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक, जो आयंस हैं, वो के उसे कंपाउंड्स जो होंगे वो सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन, दोनों के दोनों केस में मैक्सिमम कंपाउंड्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। आखिर क्यों कलर दर्शाता है, इसे हम जरा समझते हैं। आइए इसमें जरा हम एक पहले ठीक कुछ कहानी की बात को जानते हैं, ताकि देखिए कि हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म जो है, ये धर्म देखिए बिल्कुल साइंस से जुड़ी हुई सारी बातें हैं। जितनी बातों को हम लोग अभी सोच रहे हैं, ईश्वर तो सारी बातों को बहुत पहले से जान रहे थे। देखिए कैसे उससे जुड़ा हुआ है। तो एक मिनट ध्यान दें कि जैसे हम व्हाइट लाइट की बात करेंगे, तो जैसे आप जानते हैं कि व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो उससे क्या 7 डिफरेंट कलर के रेडिएशन के बारे में हमें जानकारी होती है। तो आप जैसे टीवी सीरियल वगैरह में, ठीक, बहुत सारे में देखे होंगे कि सूर्य भगवान रथ पर जो आते हैं, तो ऐसे जनरली जो रथ सबों का रहता है, तो उसमें क्या 2 घोड़ा रहता है या 1 घोड़ा रहता है। मैक्सिमम केस में आप 2 घोड़ा देखते होंगे, 1 घोड़ा देखते होंगे, लेकिन सूर्य भगवान के रथ में कितना घोड़ा होता है या जानते हैं? गौर से देखिएगा, उसमें 7 घोड़ा, उसमें 7 घोड़ा होता है, और सातों का कलर जो है, अगर आप उस पर गौर कीजिएगा, वो एग्जैक्टली विबज्योर है। एग्जैक्टली क्या है? विबज्योर है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सूर्य भगवान जो है वो सूर्य हैं, रोशनी दे रहे हैं, और आगे जो बैठा हुआ सारथी है जो कि घोड़े को चला रहा है, वो प्रिज्म हो गया, वो उनका प्रिज्म हो गया। जब से व्हाइट लाइट उससे पास किया तो 7 डिफरेंट कलर्स में बट गया, इसीलिए वो घोड़ा क्या आपको 7 डिफरेंट कलर का पता चलेगा। वही बातें यहां भी हैं। इस देखिए क्या है, जरा एक मिनट समझिए कि क्या बातें हो रही है, पहले हम जरा समझते हैं। एक हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, और आइए हम टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स लेते हैं, TiH2O होल 6 3+। आपके बुक वगैरह में भी इसी को लेते हुए एग्जांपल्स में पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा टाइटेनियम वाला कॉम्प्लेक्स है 3 पॉजिटिव, इससे हम व्हाइट लाइट को पास करा रहे हैं। इससे हम क्या कर रहे हैं? व्हाइट लाइट को पास करा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं व्हाइट लाइट में क्या होता है, 7 डिफरेंट ढंग के रेडिएशन होते हैं, 7 डिफरेंट कलर का रेडिएशन है, ठीक। और इसके लिए यूज क्या होता है? विबज्योर, VIBGYOR, ठीक, विबज्योर।
ये हो गया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसमें वायलेट की का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है, और रेड का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और एनर्जी की बात करें तो वो बिल्कुल जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। ये कोई सबस्टेंस है, इसके सॉल्यूशन से, इसके सैंपल से जब हम क्या कर रहे हैं, व्हाइट लाइट को पास करा रहे हैं। अगर ये किसी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, लाइट ज्यों का त्यों यहाँ से पास हो जाता, तो लाइट कैसा दिखाई देता, व्हाइट, वो कलरलेस रहता। वो क्या रहता, कलरलेस रहता। अगर मान लिया जाए वो सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता और इमिट करता, इट मींस वो क्या हो गया, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात हो गई। सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, इमिट करेगा, तो ब्लैक ढंग का दिखाई देगा। लेकिन यहाँ उस ढंग की बातें नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, ठीक, अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करता तो कलरलेस होता। तो क्या होता, कलरलेस होता। जब इससे हम व्हाइट लाइट को पास करा रहे हैं, तो यहाँ टाइटेनियम +3 में है, टाइटेनियम +3 में है, इट मींस इसके डी में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। और आप जान रहे हैं कि यहाँ क्या है कि लिगेंड प्रेजेंट है, तो इस लिगेंड के प्रेजेंस के कारण डी सबसेल में जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, पांचों ऑर्बिटल अब डी जनरेट नहीं होंगे। वो ऑर्बिटल क्या हुआ होगा, 2 सेट में ब्रेक कर गया होगा, एक सेट में 2 ऑर्बिटल गया होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, ईजी ऑर्बिटल, और एक सेट में 3 ऑर्बिटल होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, टी2जी ऑर्बिटल। तो अभी डी में एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कहां होगा, लोअर एनर्जी स्टेट में होगा, इट मींस क्या होगा, टी2जी में होगा। जब इससे हम लाइट को पास करा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। इस रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन T2G लेवल में था, ये अब एक्साइटेड होके कहां चला जाएगा, ये एक्साइटेड होके चला जाएगा EG लेवल में। ये एक्साइटेड होके कहां चला जाएगा, EG लेवल में। ये हमारा इनिशियल कंडीशन था, और ये हमारा क्या है, फाइनल कंडीशन। तो किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, इस एब्जॉर्प्शन के कारण इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो गया लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, और रिमेनिंग लाइट जो है अब वो क्या होगा, इससे इमिट हो जाएगा। ये जो रिमेनिंग लाइट इससे जो पास हो रहा है, इसी का कलर जो आप देखेंगे तो ऑब्जर्व्ड कलर, जो कलर आप ऑब्जर्व करेंगे वो कैसा होगा, तो ये कंप्लीमेंट्री कलर, कंप्लीमेंट्री कलर। कंप्लीमेंट्री कलर का मतलब क्या हुआ, मींस अब ये जो है तो क्या ये व्हाइट लाइट का, ये व्हाइट कलर का रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं रहेगा। व्हाइट कलर का तो तब होता जब इसमें क्या होगा, सारे के सारे वेवलेंथ वाले, सारे के सारे वेवलेंथ वाला रेडिएशन यहाँ प्रेजेंट होगा। अब इसे तो किसी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाला रेडिएशन क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, और जैसे ही एब्जॉर्ब हो गया अब इसका कलर क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो ये आपको कलर दिखाई देगा, यही जो आप ऑब्जर्व कलर, जो कलर आपको दिखाई देगा वो कैसा देगा, तो जैसा एब्जॉर्ब किया गया ना उसका कंप्लीमेंट्री कलर आपको पता चलेगा। अब ये कंप्लीमेंट्री कलर हम कैसे पता करते हैं, इसके लिए हम एक व्हील बनाते हैं जिसे हम कहते हैं म्युनिसिपल व्हील डायग्राम। इसमें देखिए डीप जियोड की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, डीप जियोड की बात हो रही है। वायलेट, ये इंडिगो, ये ब्लू। इंडिगो और ब्लू लगभग एक ही ढंग का बात है, ये भी नीला है और ये भी क्या है, नीला ढंग की बात है। तो इंडिगो को हटा दें तो ये हमारा हो गया वायलेट, ये हमारा हो गया वायलेट, ये हमारा हो गया ब्लू, ये हमारा हो गया ग्रीन, ये हमारा हो गया येलो, ये हमारा हो गया ऑरेंज, ये हमारा हो गया रेड। अब देखिए डायमेट्रिकली अपोजिट कलर जो है वही उसका कंप्लीमेंट्री कलर है। मींस अगर वो क्या करता है कि वायलेट कलर को एब्जॉर्ब करता है, वो कैसा दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा। अगर येलो कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो कैसा दिखाई देगा, वायलेट दिखाई देगा। अगर वो रेड कलर को एब्जॉर्ब करता है तो कैसा दिखाई देगा, ग्रीन दिखाई देगा। अगर ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करता है तो कैसा दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। अगर वो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है तो कैसा दिखाई देगा, ऑरेंज दिखाई देगा। ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो कैसा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। अब अगर ये क्या करता है,
जरा ध्यान दें, अगर ये ग्रीन इन दोनों के बीच का आ जाता है, मींस ये ग्रीन येलो कलर को एब्जॉर्ब करता है, तो अब इसका जो कलर इन दोनों के बीच का आ पाए, तो यहाँ भी देखिए अब उसका कलर क्या हो जाएगा, ठीक, तो ग्रीन वाले से रेड हो जाएगा, येलो वाले से क्या वायलेट हो जाएगा, तो वायलेट और रेड के बीच का आ जाएगा। अगर वो क्या करता है कि येलो और ऑरेंज वाले कलर को एब्जॉर्ब करता है इन दोनों के बीच का, तो अब देखिए उसका कलर कैसा आ जाएगा, ब्लू और वायलेट आ जाएगा, वायलेट ब्लू के बीच का आ जाएगा। अगर वो क्या करता है ऑरेंज और रेड वाले कलर को एब्जॉर्ब करता है, ऑरेंज और रेड कलर को एब्जॉर्ब करता है, दिखाई दे रहा है नीचे तक, जरा एक मिनट देख लें। अगर वो क्या करता है कि ऑरेंज और रेड वाले कलर को करता है, ऊपर लिख देते हैं, अगर वो क्या कर रहा है कि ऑरेंज और रेड वाले को ले रहा है, इस ऑरेंज और रेड में आया, तो ऑरेंज के लिए आप क्या देख रहे हैं कि ब्लू हो जाएगा, और रेड के लिए आप क्या देखें ग्रीन हो जाएगा, ये क्या होगा ब्लू ग्रीन कलर का होगा, ब्लू ग्रीन कलर का होगा। तो इससे देखिए हमें उसका कंप्लीमेंट्री कलर पता चल गया, हमें उसका कंप्लीमेंट्री कलर पता चल गया। अब मैक्सिमम केसेस में डी ऑर्बिटल्स की नीचे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। अब कुछ कलरलेस भी हो जाएगा, कौन कलरलेस हो जाएगा, तो जहां डी सबसेल क्या हो पूरा का पूरा वैकेंट हो, या डी सबसेल पूरा का पूरा क्या हो भरा हुआ हो। जब डी सबसेल पूरा का पूरा भरा हुआ है या डी सबसेल पूरा का पूरा वैकेंट है, तो वहां क्या होगा डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा। एक मिनट के हम डी ट्रांजिशन नहीं बोले, देखिए क्या हो रहा है, कलर जो दर्शा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक डी सब ये डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है, तो इसी को हम कहते हैं डी डी ट्रांजिशन। इसे हम क्या कहते हैं, डी डी ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर जो दर्शाता है वो किसके कारण, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन मींस लोअर सेट ऑफ लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ है। तो अब अगर डी सबसेल कंप्लीटली वैकेंट, डी सबसेल कंप्लीटली वैकेंट हो, या डी सबसेल अगर हमारा कंप्लीटली क्या होता फील्ड होता, तब तो कोई डी डी ट्रांजिशन होता ही नहीं, और डी डी ट्रांजिशन होता ही नहीं, वो कॉम्प्लेक्स क्या होता, कलरलेस होता। दूसरी बात जरा ध्यान दें, एक बात और भी बता दें कि आप जरा ध्यान से सुनिएगा, इस कंपाउंड्स के बारे में आप बार-बार जान रहे होंगे, और आपके बुक में भी बिल्कुल एनसीईआरटी में भी नोट देकर लिखा होगा, it may be noted that in the absence of ligand no dd no crystal field splitting occurred, so there is no possibility of dd transition, so the complex appear colorless. अब देखिए जैसे हम बात करें CuSO4 into 5H2, CuH2O into 5H2, ये क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन अगर हम बात करें CuSO4 की, ये क्या होता है, कलरलेस होता है। क्यों भैया, क्योंकि देखिए यहाँ क्या था, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड प्रेजेंट है, तो यहाँ क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा, यहाँ डी ट्रांजिशन होगा, ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कलर्ड होगा। लेकिन यहाँ तो आप देखिए कोई लिगेंड प्रेजेंट है ही नहीं, और लिगेंड प्रेजेंट है ही नहीं, तब तो डी ट्रांजिशन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ही नहीं होगा, दो सेट में ब्रेक ही नहीं करेगा, और जब दो सेट में ब्रेक ही नहीं करेगा तो फिर वहां एक्साइटेशन वगैरह की कोई बात होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए वह क्या होगा, कलरलेस होगा। और अब जैसे जैसे डिफरेंट लिगेंड, अगर हम जैसे यहाँ वाटर लिए, ठीक, एक में वाटर है, दूसरे केस में यहाँ अमोनिया ले लें, तीसरे केस में यहाँ हम क्या कर रहे हैं, तीसरे केस में यहाँ एलसीएम की बात करते हैं, कुछ ले लें, ठीक, या कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लें, तो क्या सब केस में कलर चेंज हो जाएगा क्या, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्योंकि अब जो लिगेंड होगा, तो लिगेंड का अलग अलग क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर होता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप जान रहे हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसको क्या ज्यादा एनर्जी वाले को एब्जॉर्ब करेगा, वो ज्यादा एनर्जी वाले को एब्जॉर्ब करेगा एक्साइटेशन में, तो कलर क्या हो जाएगा, डिफरेंट होता चला जाएगा। वही आपको इंडिकेट भी वो किया होगा, NiH2O होल 6 2+, ये कॉम्प्लेक्स था। अब इस कॉम्प्लेक्स में क्या किया कि वाटर को हटाते हुए En को लाना शुरू किया, तो फर्स्ट केस में ये बनाया NiH2O होल 4 En। दूसरा, अब फिर क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल को और ले आते हैं, दूसरे में हम कर देते हैं NiH2O होल 2 En2 En
2 और ये भी हमारा है 2 प्लस, यहाँ भी हमारा क्या है 2 प्लस ही, यहाँ देखते हैं NiEn होल 3 2 प्लस ही। तो अब आप देखेंगे आपके बुक में भी बिल्कुल बनाया हुआ होगा और देखते जाएंगे कि कलर बिल्कुल क्या होते जा रहा है, चेंज करते जा रहा है। यहाँ देखिए जैसे कि हम टाइटेनियम वाला एग्जांपल लेके बताए, वही एग्जांपल आपके बुक में भी यहाँ बताया गया है, वही एग्जांपल आपके बुक में ही बताया गया है कि इधर जो लिखा है वो कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, यहाँ दे रहा है कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन इनटू टीम, कैसा ऑब्जर्व होगा, कैसा ऑब्जर्व होगा। देखिए अगर वो येलो कलर को क्या कर रहा है, अगर वो येलो कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो कैसा दिखाई दे रहा है, वायलेट दिखाई दे रहा है। अगर वो क्या कर रहा है, रेड कलर, रेड कलर को कर रहा है तो क्या ग्रीन दिखाई दे रहा है। अगर हम देख रहे हैं ब्लू कलर को कर रहा है तो ब्लू कलर में क्या येलो ऑरेंज रंग की बात कर रहा है, येलो ऑरेंज इसके बीच का एब्जॉर्ब कर रहा हो। इसके बाद देखिए यहां देखिए इसका कलर क्या है, ग्रीन कलर का यह दिखाई देता है। अब देखें जैसे ही हम इसमें एक मोल ये ले आए, इसका कलर हो गया पेल ब्लू, इसका कलर क्या हो गया पेल ब्लू, ये हमारा क्या है ब्लू, और ये देखिए हमारा क्या हो गया वायलेट, ये हमारा क्या हो गया वायलेट। तो जैसे जैसे लिगेंड को चेंज करते गए हैं कलर क्या होते गया है, चेंज करते गए, क्योंकि सब में हमारा क्या है निकेल +2 ही है। तो अब जरा ध्यान से सुनिए, कलर में हम लोग क्या बात लिखना चाहेंगे, यहाँ हम कलर में इसलिए नहीं लिखना चाहेंगे कि कलर में भैया दो ढंग से कलर की बात होती है, एक तो होता है डीडी ट्रांजिशन के कारण और दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफर मैकेनिज्म के कारण। जैसे कि आप देखिए हम बोले कि अगर डी कंप्लीटली फिल्ड हो या कंप्लीटली वैकेंट हो तो वो क्या होगा कलरलेस होगा। हमें डी ब्लॉक में भी वहां पढ़ना है कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सॉरी कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जैसे डी ब्लॉक में आप कलर पढ़ेंगे तो आप देखिएगा आपके बुक में भी लिख दिया होगा कि, क्योंकि वहां तक में वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं बताया था तो बिल्कुल बता दिया कि आगे के चैप्टर से इसको जोड़ा जाएगा। हम पहले ही बता चुके हैं इसलिए हम वहां आराम से बता सकते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस लिखा है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू ए हाई एनर्जी d ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन करस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। क्या लिख दिया यूनिट 9 में पढ़ी जाती है। This frequency generally lies in visible region. The color object corresponds to the complementary color of the light absorbed. एक लाइन लिख दिया और वहां पे चला गया। तो हम वहां से जिस समय हम डी ब्लॉक की चर्चा कर रहे होंगे उस समय हम आपको कलर के बारे में लिखाएंगे सारी बातों। सिर्फ यहाँ हम आपको रीजन बता दिए डी डी ट्रांजिशन के कारण, क्योंकि देखिए हम आपको बताएं कि अगर डी सबसे कंप्लीटली क्या है फील्ड है या कंप्लीटली वैकेंट है तो वो कलरलेस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं K2Cr2O7 की, K2Cr2O7 की बात करते हैं KMnO4 की। यहाँ Mn का ऑक्सीजन नंबर +7 है और यहाँ क्रोमियम का क्या है +6 है, +6 है इसमें यहाँ क्या होगा तो D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कितने से कोई अल्टरनेट इलेक्ट्रॉन की बात है ही नहीं। यहाँ भी +7 है तो जिसे मैग्नीज का लास्ट में क्या होता है 4s2 3d5, तो सातों का सातों इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसके लास्ट में क्या होता है क्रोमियम में 4s1 3d5, तो ये 6 का 6 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तब तो इसे क्या होना चाहिए कलरलेस होना चाहिए, लेकिन हम जान रहे हैं कि ये दोनों कंपाउंड क्या है कलर्ड है। तो आखिर यहाँ कलर क्यों दर्शाता है, तो इसका रीजन डीडी ट्रांजिशन नहीं होता है, इसका रीजन जो होता है वो चार्ज ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है। तो दोनों का दोनों मैकेनिज्म वहां लिखाया जाएगा, इसलिए यहाँ इसको हमें नहीं लिखना है, सिर्फ आपको हम सारी बातों को समझा दिए और हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे ढंग से समझ भी गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर? अरे इसमें पहला ये चैप्टर तो लगभग समाप्त है भैया, इसमें कुछ थोड़े बचा है, लेकिन इन सारी बातों की चर्चा बची हुई थी तो इसकी भी चर्चा कर देते हैं। एक बात और भी जाने, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिसाइड कौन करेगा? तो अब देख रहे हैं कि ये जो हमारा कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जब इसे हम किसी वाटर में ही डिसॉल्व करें, सॉलिड डिसॉल्व करके क्या करता है? ब्रेक करते हुए आयंस को फ्री करता है। सारा का सारा तो पार्ट ब्रेक नहीं करता है, जिसे हम क्या करेंगे, इसी की बात करें K4FeCN होल 6 की बात करें, तो ये जो ब्रेक कर रहा होगा तो कैसे ब्रेक कर रहा होगा? ये ब्रेक किया तो 4K प्लस और क्या मिला? FeCN होल 6 4 माइनस आयन मिला। तो इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? सॉल्यूशन में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब अगर हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K मिल जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K मिल जाए, तो हम इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं कि अगर K का मान क्या हो? ज्यादा हो। तो आप क्या देख रहे हैं? ये कंपाउंड K का मान ज्यादा, इट मींस यह ज्यादा ये कम, इट मींस क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये तो डिसोसिएशन में ना चले आए। ये इसका क्या है? डिसोसिएशन है। ये इसका क्या है? डिसोसिएशन है। अगर यहां से हमें, क्योंकि तो डिसोसिएट कर रहा है ना, हम फॉर्मेशन की बात कहां कर रहे हैं? तो डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का मान ज्यादा मिला, इट मींस इसका डिसोसिएशन क्या है? मोर फेवरेबल है। डिसोसिएशन मोर फेवरेबल है, डिसोसिएट कर रहा है। और जब इसे बनाएंगे, जब इसे हम बना रहे होंगे, जैसे एक मिनट ध्यान, पहले हम बनाने की बात करते हैं। जैसे हम कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना चाहते हैं, MlN फ्रॉम मेटल M एंड लिगेंड L। तो देखिए ये कैसे बनेगा? स्टेप वाइज M इसके साथ लिगेंड आएगा, जुड़ते हुए पहले क्या बनाएगा? Ml। दूसरे केस में अब ये Ml, इससे फिर लिगेंड जुड़ा, क्या बनेगा? Ml2। इसी ढंग से बढ़ते चला गया। हम क्या लिखेंगे? MlN-1 प्लस L। तो इससे क्या हो जाएगा? MlN। ठीक है, ध्यान दें। इसके लिए इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ बनाने की बात हो रही है, यहाँ जो होगा वो क्या होगा? फॉर्मेशन कांस्टेंट कहलाएगा इक्विलिब्रियम। और वहां जो ब्रेक करने की बात थी तो क्या था? डिसोसिएशन कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों क्या होगा? एक दूसरे का जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि रिएक्शन को उलटते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होता है? उलट जाता है ना। अगर हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 बोले, फॉर्मेशन कांस्टेंट, तो K1 बराबर हम क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ Ml बाय M into L करेंगे। इसके लिए अगर K2 की बात करें तो K2 क्या लिखेंगे? Ml2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ml into L। इसी ढंग से अब यहाँ आते हैं तो हम करते हैं K3 की बात करते हैं। तो इसे या इसे हम डायरेक्ट K बोल दें, इसे हम डायरेक्ट K बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स को लिए हैं। तो क्या हो जाएगा? MlN बाय Mln-1 इंटू L हो जाएगा। तो देखिए ये एक्सप्रेशन मींस ये जो हम ऑब्टेन करेंगे तो कैसे? सबको अगर जोड़ देंगे तो हमें वो स्टेप ऑब्टेन हो जाएगा। अगर हम सबको जोड़ दें तो हमें क्या हो जाएगा? ये स्टेप, जैसे इसी दो को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये Ml कैंसिल, M प्लस 2L, इससे क्या बन जाएगा? Ml2। अगर इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो क्या होगा? आपको फाइनली वो स्टेप मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए K जो हो जाएगा, इसका ओवरऑल कांस्टेंट कर देते हैं Kn। ये Kn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K1 इंटू K2 इंटू जो भी चलता जाए। अब अगर K का मान ज्यादा हो, इट मींस स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा है, वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? मोर स्टेबल हो। K का मान यदि ज्यादा हो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। और इसी का जस्ट उल्टा जो होगा वो क्या होगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट और इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। जैसा क्वेश्चन में एक दिया भी है, वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान दे दिया है 11 नंबर क्वेश्चन में आपके एनसीईआरटी में, और कहता है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बताइए। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट पता है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा? जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिसे एक मिनट ध्यान से समझिए, जिसे यहां समझे। हम क्या करते हैं कि Cu+2 और अमोनिया इन दोनों के कॉम्बिनेशन से
बनाते हैं लिगेंड, बनाते हैं हम कॉम्प्लेक्स, और हम कॉम्प्लेक्स जो बनाना चाह रहे हैं, हम बनाना चाह रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स CuNH3 whole 4 2 plus from Cu plus 2 and NH3। तो देखिए 4 स्टेप हो जाएगा, Cu plus 2 plus NH3। तो फर्स्ट स्टेप से आपका क्या बनेगा, Cu plus 2 NH3 होगा। दूसरे केस में ये Cu plus 2 NH3, इससे फिर से आप NH3 को लाएंगे और क्या बनाएंगे, तो आप बनाएंगे ये चार्ज यहां पर, तो आपका क्या हो जाएगा, CuNH3, इससे क्या हो जाएगा, CuNH3 2 प्लस, तीसरे स्टेप पे आते हैं CuNH3 2 प्लस NH3। तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, CuNH3 होल 3 2 प्लस, और चौथे स्टेप में NH3 होल 3 2 प्लस NH3। तो इससे क्या हो जाएगा भैया, CuNH3 होल 4 2 प्लस हो जाएगा। अब हमें क्या करना था, हमें इसका फाइनली पता करना है। देखिए अभी हम स्टेप वाइज लिख दिए, हमें क्या एक स्टेप में बात करें तो Cu plus 2 plus 4NH3, इसके जुड़ने से हमारा कॉम्प्लेक्स बना है CuNH3 होल 4 2 प्लस, ये कॉम्प्लेक्स बना है। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, ये आपको पता करना है। इसके लिए यह क्या है, K1 है, इसके लिए क्या है, K2 है, इसके लिए क्या है, K3 है, और इसके लिए क्या है, K4 है। तो आप देखिए अगर आप क्या करते हैं, याद कीजिएगा इक्विलिब्रियम हम आपको बताए हुए हैं ऐसा कि जब दो तीन रिएक्शन को जोड़ने पे कोई रिएक्शन मिलता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, सभी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। हम सबको जोड़ देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा। इस आपको क्या मिल गया, Cu plus 2 plus 4NH3, इससे क्या मिल जाएगा भैया, CuNH3 होल 4 2 प्लस, और इसका अगर हम K लिखें, ये K हमारा क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 हो जाएगा। बताइए अगर इस K का मान क्या हो जाता है, इस K को क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसे क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और इसका मान अगर ज्यादा हो तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ K, greater will be stability of complex, greater will be stability of complex, greater will be stability of complex। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी का जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारा क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट और इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा। तो हम नोट में लिख भी देते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट, रेसिप्रोकल ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट, रेसिप्रोकल ऑफ formation constant is known as dissociation constant, is known as dissociation constant or instability constant, instability constant। क्लियर है।
चलिए लिख लें। इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी सबको तो सिर्फ समझने की बातें थी, समझ लिए हो गया, ये सब आप बिल्कुल जान रहे हैं। आइए इसके आगे अब हमें दो टर्म और बताना है। एक बताना है मेटल कार्बोनिल्स के संबंध में, मेटल कार्बोनिल्स के संबंध में। तो मेटल कार्बोनिल्स में आप क्या जानते हैं, ये हमारा क्या है, तो होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स है इन विच कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज लिगेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज लिगेंड। और दूसरी बात, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसे कहते हैं, तो ऐसे और देखिए नाम से स्पष्ट है, ऑर्गेनोमेटेलिक, इसके ऑर्गेनिक वाला भी जुड़ा हुआ है और मेटेलिक भी है, क्योंकि यहाँ क्या है, मेटल और कार्बन के बीच बॉन्डिंग है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। इसी ढंग का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम लोग वहां और भी जानते हैं, RMgX, जो बहुत ही जबरदस्त रिएजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ये हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा रिएजेंट है जिससे हम किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड को बना सकते हैं, किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड को बनाने में यूज करते हैं, उस हम लोग वहां देखेंगे। तो मेटल कार्बोनिल्स क्या है, तो इसमें एक लाइन लिख लेते हैं। मेटल कार्बोनिल्स में, मेटल कार्बोनिल्स आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, आर organometallic compounds in which carbon monoxide act as ligands, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज लिगेंड। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा क्या है, एक्ट करता है लिगेंड की तरफ। जैसे आइए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। NiCO4 टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, FeCO5 पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0, क्रोमियम CO6 हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम 0, हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम 0। ये सब अभी जो हम लिए हैं, ये सारा का सारा क्या है, मोनोन्यूक्लियर कार्बोमेटल कार्बोनिल्स है। जैसे यहाँ एक ही न्यूक्लियस है, यहाँ क्या है, निकेल है, यहाँ आयरन है, यहाँ क्या है, क्रोमियम है। अब एक से अधिक भी न्यूक्लियस हो सकता है, जैसे कि देखिए हम बात करते हैं MN2CO, इसलिए क्या हो गया, तो डेका कार्बोनाइल डाइमैंगनीज 0। दूसरे में हम देखते हैं CO, ये हमारा कितनी बार है, 2 बार है, CO8, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट 0, ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट 0। आप देख सकते हैं इन सब का बिल्कुल स्ट्रक्चर भी आपको बना हुआ है, इन सभी का बिल्कुल आपके बुक में स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। अब जरा एक मिनट ध्यान देंगे कि आप क्या जान रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी के संबंध में, जरा एक मिनट ध्यान से देखिए। क्या होता है कि जैसे हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, हम देखते हैं FeCN6 4 माइनस और दूसरा FeCN6 3 माइनस। दोनों में देखिए क्या है, आयरन ही है। यहाँ आयरन का ऑक्सीजन नंबर +2 है, यहाँ आयरन का ऑक्सीजन नंबर क्या है, +3 है। दोनों में क्या है, Cn माइनस ही लिगेंड है, सेम बात है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स जो है, इस कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसका क्या रीजन है, तो इसका रीजन है यहाँ हाई चार्ज डेंसिटी का होना, यहाँ हाई चार्ज डेंसिटी का होना। क्योंकि क्या है कि अब Cn माइनस इसके अराउंड आया, अब इस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उसे वो क्या करेगा, उतना स्ट्रांगली अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा।
तो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, इसको कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब जरा ध्यान से सुनेंगे तो निगेटिव वाला ये Cn माइनस है, ठीक है भैया, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, चलिए हम मान लेते हैं। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और ये क्या है, न्यूट्रल है, तो यहाँ कौन सा स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड आप याद कीजिएगा सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ऐसी यहाँ क्या बातें हो गई कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया भैया, जबकि इस मेटल कार्बोनेट्स में तो मेटल जो होता है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जबकि स्टेबिलिटी के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर भी ये बहुत ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, क्यों? तो यहाँ सिनर्जिक मेटल बॉन्डिंग की बातें होती है। सब केस में क्या होता है कि आप इस केस में क्या है, Cn माइनस और इसके बीच Fe+2 और Cn के बीच यहाँ क्या हो रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। लेकिन यहाँ क्या होता है, मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच केवल एक ही बॉन्ड नहीं बनता है, यहाँ दो दो बॉन्ड बनता है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पाई बॉन्ड भी बनता है, सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पाई बॉन्ड भी बनता है। कैसे, तो देखिए सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन क्या करता है, तो अपने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में भेजता है, वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में भेजता है, तो इससे क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब मेटल का डी ऑर्बिटल जिसमें कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक पेयर इलेक्ट्रॉन को भेजता है। इससे क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो देखिए कैसा, ये पाई बॉन्ड हो गया डी पाई पी पाई, डी और पी के साथ बन रहा है। पाई बॉन्ड दो ढंग के ओवरलैप से बनता है, याद कीजिएगा, पी और क्या, पी और डी। जब पी के ओवरलैप से बनता है तो उसको कहते हैं पी पाई, और जब पी और डी के ओवरलैप से बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पी पाई डी पाई। तो यहाँ दो बॉन्ड बन गया, इसका अभी एक सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड वाले की स्टेबिलिटी उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। हाँ, ऐसे ये बात अलग है कि पाई बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक है। अब जैसे ध्यान दें, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसको तोड़ना ज्यादातर आसान है, इसको तोड़ना ज्यादा आसान है, इसको तोड़ना ज्यादा आसान है, इसको तोड़ना टफ है। तो इसमें क्या है, हाँ एक बॉन्ड जरूर कमजोर बॉन्ड है, लेकिन एक तो मजबूत बॉन्ड है, दो एक साथ में हो गया, एक कमजोर और मजबूत दोनों साथ हो गया, जबकि यहाँ क्या सिर्फ एक मजबूत वाला ही। तो अब उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। इस कारण इसका क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं, इस इफेक्ट को कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। आप देखेंगे बुक में यहाँ बिल्कुल आपको दर्शाया गया होगा, एक लाइन लिख दो। स्टेबिलिटी को बता दिए और इसके बाद इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ये आप खुद अपने से पढ़ लेंगे। ठीक, जरा ध्यान दें, जहां तक कि हम आपको बताए थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तीन हम यूज आपको बताए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और दो तीन तो हम आपको बायोलॉजिकल सिस्टम में बताए थे, याद कीजिएगा। जैसे हम लोगों में क्या है कि ब्लड में, हम लोगों का ब्लड जो रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन क्या है, तो आयरन कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो वहाँ क्लोरोफिल क्या है, मैग्नीशियम कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हम लोगों में क्या होता है, विटामिन B12 होता है, जिसका नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, ये क्या है, तो कोबाल्ट कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज नहीं होता है। मेडिसिन में भी जैसे सिस्प्लैटिन को यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, EDTA का कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम मेटल हम यूज करते हैं लेड पॉइजनिंग को दूर करने में, सोडियम के साथ उसी कॉम्प्लेक्स को हम यूज करते हैं हार्डनेस को रिमूव करने में, मेटलर्जी में यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है, फोटोग्राफी में यूज होता है, सभी जगह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वगैरह का क्या होता है, यूज होता है। एक बार आप उसे यूज वाले को पढ़ लेंगे, ऐसे यूज वाला भी आपके सिलेबस से हटा दिया है, यूज वाला भी आपके सिलेबस से हटा दिया है। तो इसी के साथ आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स समाप्त हो गया, और हम समझते हैं कि सभी बच्चे आराम से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये तो बहुत ही जबरदस्त ढंग का चैप्टर है भैया। और यहाँ तो सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम टीचर्स वगैरह, हम तो बहुत दिनों बाद ऑनलाइन में आए, देख रहे हैं कि बहुत सारे जो शुरू से कर रहे हैं उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और कौन कौन चैप्टर पढ़ाए जानते हैं,
ऐसे ऐसे चैप्टर को पढ़ा रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मेटलर्जी पढ़ा के बैठे हुए हैं, सरफेस केमिस्ट्री, इन सब में 1 महीना 2 महीना क्या है भैया। जिस बातों को हम 5 दिन में पढ़ा रहे हैं तो 2 महीने में उतनी बातों को नहीं पढ़ाते हैं। पता कर लीजिए ना। तो ये सारी की सारी बातें हो गई। अब इसके आगे हम लोग कल नए चैप्टर को शुरू करेंगे और हमारा नया चैप्टर होगा डी एंड एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। और एक बात आपको हम फिर से बता दें, डोंट वरी अबाउट सिलेबस। सिलेबस के लिए परेशान नहीं होना है। मैं जिस समय चाह लूंगा और जब से मैं एक्टिव एकदम इफेक्टिवली लग जाऊंगा, 3 महीना मेरे लिए बहुत ज्यादा है। 3 महीने में मैं आराम से कर लूंगा। और हम तो कुछ दिनों के बाद देखिए ना, सितंबर में 10 सितंबर के आसपास फ्रेश बैच अनाउंस कर रहे हैं 12th का, क्योंकि देख रहे हैं इन लोगों की कहानी कि कोई कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं। झूठ का वो क्लास में आएंगे तो आधा से पौने घंटा बात कर रहे हैं, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ, समय काटना। आप बुक से देखिए ना भैया तो कुछ बातें मैच ही नहीं करेगी। मेटलर्जी पढ़ा रहे हैं 2 महीना से, क्या मतलब है, जबकि मेटलर्जी बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया, दोनों से हटा दिया। बिहार बोर्ड 35% सिलेबस कम कर दिया है और सीबीएसई 30% कम कर दिया है। एक ढंग से जो सीबीएसई किया है उसी को फॉलो करेगा बिहार बोर्ड। यहां तक की बातें हो गई। तो चलिए अब हाँ, न्यू बैच हम देखें ना, 10 सितंबर से 12th का न्यू डालेंगे और उसे एकदम एक डेट बता दो। हम 10 सितंबर को उस बैच को शुरू करेंगे और 20 जनवरी लास्ट डेट होगा और 100% 12th का सिलेबस बुक के साथ मैं समाप्त करूंगा। आप अपने सर्किल में जिन बच्चों को करना होगा आप उसे कर सकते हैं, वो हमसे कांटेक्ट करें। क्लास अभी ऑनलाइन ही चल सकती है तो अब ऑनलाइन के लिए ही इफेक्टिवली लगना पड़ेगा। देखेंगे जब लास्ट में ऑफलाइन होगा तो रिवीजन वगैरह होगा। अब बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। ओके, थैंक यू।